अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं, हकीकत नहीं देख पाती और यूं हम अंधे यकीन की बुनियाद पर ही बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लिए जाते हैं और सच खुलने पर हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। अरे तू खुद को मर्द कहता है, मर्द क्या इतने ठंडे होते हैं जितना तू है? मुझे तो तेरी मर्दानगी पर ही शक हो रहा है। जा जाकर अपना इलाज करवा पहले, फिर मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना। सारे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सोचा था बड़ी उम्र का शौहर मिलेगा तो सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, मेरी हर रात यादगार होगी, मगर यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। उल्टा मुझे अपने फैसले पर अफसोस करना पड़ रहा है। ये थे तेरी बीवी के अल्फाज जिनको सुनकर मैं दंग रह जाता था। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई खानदानी शरीफजादी ना हो, बल्कि तजुर्बाकार औरत। औरत भी क्या, वो तो थी ही सिर्फ 16 साल की लड़की और मैं 30 साल का भरपूर जवान मर्द। मगर इस रात मैं भी जोश में आ चुका था। अपनी सारी मोहब्बत और नरमी को एक तरफ रखकर उसके 14 तबक रोशन कर दिए। सोचा कि ये रात बीवी को याद ही रहे तो दोबारा मुझे ठंडा कहने की जरूरत भी नहीं करेगी। मगर सुबह होते ही जो बात उसने मुझे की, मुझे तो सचमुच अपनी मर्दानगी पर शक होने लगा था। भाई ये गजरे देखो कितने ताज़ा और खुशबूदार है। आपकी बेगम देखेगी तो आपसे बहुत खुश हो जाएगी। मैं 200 के गजरे दो दूंगा साहब, खरीद लो। इस वक्त सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी तो एक 10-12 साल का लड़का फौरन भागता हुआ मेरी गाड़ी के करीब आया था। मुझे गुनगुनाता हुआ देखकर उसने फौरन अपने गजरों को मेरे सामने किया और मेरी मिन्नतें करने लगा कि इनमें से गजरे मैं खरीद लूं। मैंने एक नज़र उनके चेहरे पर देखा और मुस्कुराकर अपनी जेब से पैसे निकाले। इन गजरों को मैं अपने तसव्वुर में अपनी बीवी के खूबसूरत मोमी हाथों में तसव्वुर करने लगा था। वो सुर्ख और सफ़ेद फूलों के बने गजरे उसकी सफ़ेद कलाई में तो और भी महक जाने थे। मैंने अपनी जेब से पैसे निकालकर इस लड़के को दिए। 50 रुपए ऊपर दे चुका था, जिसे देखकर वो लड़का हमारे जोड़े को सदा सलामत रहने की दुआएं देता चला गया। बेसाख्ता इन कागज में लिपटे गजरों को मैंने अपनी नाक के पास लेकर गया। ये खुशबू तो मुझे मेरी खूबसूरत तरीन बीवी की रुखसार की याद दिला रही थी। उसका जिस्म भी तो यूं ही महकता था, बिल्कुल गुलाब की तरह, और मैं तो जैसे उसका दीवाना सा हुआ फिरता था। ट्रैफिक खुल चुकी थी। मैं भी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और गाड़ी चला दी। हैरान कर देने वाली बात थी, या फिर शायद मुझे हर मर्द का ही हाल होता था ऐसा। मेरी और रुखसार की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। इसके बावजूद मैं रुखसार के लिए यूं दीवाना हुआ फिरता था कि जैसे आज ही मेरी सुहागरात हो। न जाने क्या नशा था मेरी बीवी में, जो मैं हर वक्त उसके खुमार में ही रहता था। दफ्तर से घर आता तो बस दिल करता कि हर वक्त उसके पास उसके पहलू में बैठा रहूं और उससे मोहब्बत भरी बातें करता रहूं, और वो भी मेरे करीब ही महकती रहे। मैं तो जैसे अपनी बीवी के इश्क में पूर पूर डूब चुका था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो 16 साल खूबसूरत गुड़िया थी, बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी। यूं ही रुखसार के ख्यालों में मैं घर पहुंच चुका था। हॉर्न बजाया तो गाड़ी चौकीदार ने खोली थी। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। पोर्च में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में रखे हुए गजरे और अपनी बीवी के लिए चॉकलेट्स उठाई और गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हो गया। हमेशा की तरह मेरी बीवी सजी सवरी बिल्कुल पहली रात की दुल्हन की तरह सीढ़ियों पर खड़ी मिली थी। वो अक्सर इसी वक्त मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया करती थी और मैं तो जैसे उसके सदके वारी जाया करता था। मैं आगे बढ़ा और अपनी बीवी को अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे पर लब रख दिए और कहने लगा कि मिस यू यार, तुम्हारे बगैर तो मेरा ऑफिस में वक्त भी मुश्किल से कटता है। मेरा बस चले तो अपना सारा काम छोड़ दूं और बस तुम्हारी कुर्बत में बैठा रहूं। मैं अभी अपनी बीवी को अपने बाजुओं के हिसार में लिए हुए था कि तभी मुझे पीछे से गला खंकारने की आवाज़ आई। मैंने बेसाख्ता अपनी बीवी को छोड़ा क्योंकि पीछे मेरे अब्बा हजूर खड़े थे। कहने लगे, तौबा है, अस्तगफार है, आजकल के लड़कों को भी ज़रा शर्म नहीं आती। एक हम होते थे, सास ससुर बैठे होते थे तो कभी अपनी चारपाई एक पर भी बैठा नहीं करते थे। दूर से ही एक दूसरे को देखने की हिम्मत तक ना होती थी। मीलों का फासला रखते थे जैसे कि अनजान हो। मगर आजकल की औलाद, इसको तो ज़रा शर्म और हया नहीं। ज्वाइंट फैमिली है, बहनें हैं, भाई हैं और माँ और बाप भी घर में मौजूद है, मगर इसके बावजूद कैसे बेबाकी से आकर अपनी बीवी को गले लगा लिया है। अब्बा की बात सुनकर बजाय शर्म आने के मैं अब्बा से ही कहने लगा कि लो भला, शर्म कैसी, जब हम बाकी रिश्तों से घुल मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, तो बीवी क्या दूसरी दुनिया की मखलूक है जो उसे सबके सामने बात नहीं कर सकते, बगलगीर नहीं हो सकते। मेरे अब्बा हैरत के मारे
मेरा मुंह तकते रह गए थे। जानते थे कि मुझे फिलहाल अपनी बीवी के पहलू से निकलने की फुर्सत नहीं है। मैंने अपनी बीवी को गजरे पहनाए तो उसने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, बल्कि मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मगर शायद आप भूल रहे हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं जो इसके लिए दिल से ये सब कुछ लाया था, उसके मुंह से ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसके बावजूद मैंने उसके हाथ से गजरे उतारे और बोला कि चलो मेरी जान, तुमने अपने हाथों से इन फूलों को मस कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए आंख दबाती वहां से चली गई। उसका ये इशारा मैं समझ चुका था। शायद आज तो मेरी लॉटरी लगने वाली थी। मैं भी अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। कमरे में गया, फ्रेश हुआ, तब तक डिनर भी तैयार हो चुका था। हम दोनों आंखों ही आंखों में इशारे करते खाना खा रहे थे। मेरे घर में मेरी अम्मा, अब्बा और मुझसे छोटे 4 बहन भाई थे। सभी मुझे मेरी माँ से जान से बढ़कर अजीज थे। मैंने आज तक किसी को जरा भी तकलीफ नहीं होने दी थी और ना ही मुझे इन सब में से किसी से कोई शिकायत थी। मगर जब से मेरी बीवी आई थी, मैं तो जैसे सबसे बेगाना ही हो चुका था। रुखसार बर्तन समेटने लगी तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। जाने से पहले इसे एक इशारा करके आया था कि जल्दी कमरे में आ जाना, लेट मत होना, ये ना हो कि जाकर मेरी माँ के पास बैठ जाओ। आज की रात है, मैं तुम्हें एक लम्हा भी सोने नहीं दूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसने जमाई ली थी, गोया तंज कर रही हो। फिर तंजिया मुस्कुराकर कहने लगी, मैं तो जागी रहूंगी, आप अपनी बताएं, क्या सारी रात जगा रखने की काबिलियत रखते हैं? उसका ये तंज मैं अच्छे से समझ सकता था। अगर कोई और मर्द होता तो इस तंज पर अपनी बीवी को क्या क्या ना सुना देता, मगर मेरी तो मेरी बीवी में जान बसती थी। मैं कहने लगा कि आज रात आजमा कर देख लो, ये ना हो कि तुम ही मेरे सामने हार मान जाओ, मेरी शिद्दतें तुमसे बर्दाश्त ही ना हो। मेरी बात सुनकर एक मर्तबा फिर तंजिया हंसते हुए अपने नाक से मक्खी उड़ाते खाली प्लेटें उठाकर किचन में ले जाकर रख चुकी थी। तो वो छटांग भर की थी लड़की, बिल्कुल दुबली पतली सी, बाल भी उसके कमर तक आते थे, मगर स्याह घने और खूबसूरत थे। उसके बालों की लटों में तो जैसे मेरी जान बसती थी। सफेद रंगत पर जब वो हंसती थी तो उसकी गालें सुर्ख हो जाती थी। हम दोनों की उम्रों में काफी फर्क था। मैं 30 साल का था जबकि वो 16 साल की। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं काफी डर रहा था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। वो ना जाने शादी के लिए राजी भी होगी या नहीं, मुझे देखकर कहीं वो घबरा ही ना जाए, क्योंकि हमारी उम्रों में काफी ज्यादा फर्क था। मेरे सामने तो वो बिल्कुल एक बच्ची थी, मगर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ और रुखसार का घूंघट उठाया तो मुझे लगा शायद वो बाकी दुल्हनों की तरह रोनी सूरत बनाकर बैठी होगी, क्योंकि हमारी शादी हमारे घर वालों की पसंद से हुई थी। जैसे ही मैंने घूंघट उठाया तो उसके चेहरे पर लाली बिल्कुल भी मौजूद ना थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था जैसे वो दुनिया से ही बेजार बैठी है। घूंघट उठाया तो टकर टकर मेरे चेहरे की जानिब देखने लगी। सर पैर मुझे घूर कर देखने लगी। बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आज से पहले कभी लड़की नहीं देखी? उसके अल्फाज पर तो मैं भौंच का रह गया था। मुझे तो लग रहा था वो डरी सहमी होगी, मगर यहाँ तो मामला ही मेरी सोच के बरक्स था। उल्टा मैं मुतज़ब्ज़िब सा महसूस करने लगा था। कहने लगी कि मेरी मुंह दिखाई में आप मेरे लिए क्या तोहफा लाए हैं? यकीनन कोई अच्छी चीज़ ही होगी। मैंने फौरन अपनी जेब की रोनुमाई की अंगूठी निकाली, जिसमें एक छोटा सा हीरा जुड़ा हुआ था। जब मैंने उसके हाथ में पहनाई तो अपने हाथ में इस अंगूठी को देखकर उसे जांचने लगी। कहने लगी, इसमें असली हीरा है या 2 नंबर? उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं जितना हैरान होता उतना ही कम था। मेरा कहका गूंजा। मुझे देखकर उसकी भवें उचकी थी। कहने लगी, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अक्सर ऐसा होता है कि मर्द अपनी बीवियों को पहली रात खुश करने के लिए सोने के पानी चढ़े नकली हीरे की अंगूठियां दे देते हैं। ये कौन सा बीवी को अकल होगी? उसकी मासूमाना बातें मुझे हंसा रही थी और हैरान भी कर रही थी कि 16 साल लड़की के बारे में जिस तरह की तस्वराती खदोखाल मैंने बना रखे थे, ये तो इनसे बिल्कुल ही बरक्स थी। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी मर्जी से ही शादी हुई है। वो तो बहुत तेज तरार किस्म की लड़की थी। मैंने कहा कि हाँ बाबा, हाँ, बिल्कुल असली है, यकीन मानो। तो मैंने अपने लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की सोच रखी थी। वो यूं ही हंसमुख सी शरारती सी हो, बिल्कुल मुंह फट हो, अपने शौहर के सामने बोलते हुए जरा भी न डरे। बल्कि मैं तो अपनी बीवी को अपनी दोस्त बनाकर रखना चाहता था। सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते तक महदूद नहीं रखना चाहता था। बस एक ऐसी ही बीवी चाहता था जिससे मैं अपने दिल की बात और वो मुझे अपने दिल की बातें खुलकर बयान कर सके। वही वक्त था जब मुझे अपनी बीवी से इश्क हो चुका था। मैं उससे मोहब्बत से लबरेज लहजे में बात करता, मगर वो मुझे सरसरी सा जवाब देती या फिर तलखो तंजिया जवाब देकर गोया मुझे शर्मिंदगी दिलाना चाहती थी। मुझ पर उसका इश्क इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे ये सब कुछ उसकी मोहब्बत लगता था। वो पहली रात मैंने सोचा था कि अपनी और रुखसार की जिंदगी की यादगार रात बनाऊंगा। मैं जल्दबाजी करने वाले मर्दों में से हरगिज भी नहीं था, बल्कि मैं चाहता था कि रुखसार बिल्कुल मुझ में गुम सी हो जाए, उसके डर और झिझक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मगर जैसे ही मैंने मोहब्बत भरी बातें करने के बाद अगला कदम उठाने का सोचा तो उसने फौरन घड़ी पर वक्त देखा
رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، قسم سے اتنی دیر لگاتے ہیں سہاگ رات میں؟ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم تو مجھے بس فارغ ہی لگتے ہو، ہٹو راستے سے، ابھی مجھے چینج بھی کرنا ہے۔ پارلر والی نے جو شاپر بھر کر پنز میرے سر میں لگائی ہیں نا، نکالتے نکالتے تو گھنٹہ مجھے اس میں ہی لگ جائے گا۔ بس رہنے ہی دو، تم سے نہ ہو پائے گا یہ سب کچھ۔ میں جو اس کے حسن سے بہک رہا تھا، یہی کوشش تھی کہ بس خود پر قابو رکھتے ہوئے اس سے حق وصول کروں، مگر اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر میں پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھالتی الماری سے عام سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس چکی تھی۔ میں تو ہکا بکا بس اس کا منہ دیکھتا رہ چکا تھا۔ آنن فانن کیا سے کیا ہو گیا تھا، میرے سارے جذبات پر تو جیسے پانی بھر چکا تھا۔ کیسی پٹاخہ لڑکی تھی یہ، ہر بات اپنے آپ ہی منوا لیتی تھی۔ بلا شبہ مجھے اس کا یہ انداز اچھا لگا تھا، مگر پھر بھی یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا تھا۔ یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ تھک چکی ہو، آخر کو سارا دن بت بن کر مہمانوں میں بیٹھے رہنا، اور پھر اب تو رات بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کا نظر انداز کر دیا۔ میں جب بھی فریش ہو کر واپس آیا تو وہ دوسری جانب چہرہ کیے سو چکی تھی۔ میں بھی ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے سو گیا۔ صبح ہوئی تو ابھی تک سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر تیار ہوا، اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے بال دیکھ کر میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا کہ تبھی دروازے پر دستک ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میری ماں دروازے پر موجود تھی۔ ہم دونوں کو دعائیں دینے لگی۔ رخسار کے چہرے پر کچھ کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر میرے چہرے کو رخسار مسکرا کر میری ماں سے لپٹ گئی، پھر گڈ مارننگ کہہ کر واش روم چلی گئی۔ میری ماں سرگوشی میں بولی، اس نے کوئی بات تو نہیں کی؟ ظاہر سی بات تھی، عمر کا فرق تھا، مگر میں نے ماں کو مطمئن کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے رخسار اچھی لگی ہے، البتہ میں ذرا جھجک محسوس کر رہا تھا کہ کہاں وہ اور کہاں میں۔ خیر ہر رات یوں ہی گزرتی رہی تھی۔ پیار محبت کی گھنٹوں باتیں ہوتی تھی۔ جب قریب جانے لگتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر رخسار مجھے ٹال ہی دیتی تھی۔ یہاں تک کہ 4 ماہ بیت گئے اور میں تو جیسے رخسار کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ جو بھی کہتی سر آنکھوں پر رکھتا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ کہتی جب بھی گھر آؤ تو خالی منہ اٹھا کر مت آ جایا کرو، آخر اتنی حسین اور کم عمر بیوی کے اکلوتے مالک ہو۔ خالی ہاتھ آتے اچھے نہیں لگتے، مجھے خوش رکھو گے تو میں بھی تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گی، اور تم تو مجھ سے 4 ماہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، بس باتیں ہی کرتے رہتے ہو۔ کم از کم میری خواہشات کو تو پورا کرنے کی ٹھان لو، کچھ تو حل نکالو۔ اس عمر میں چھوٹی تھی میں، مگر تم کہہ کر مجھے مخاطب کرتی تھی۔ ایسے طنز بھی، پھر بھی اس کی محبت پاش نظروں سے ہی دیکھتا تھا میں۔ یہی کہتا کہ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ آج رات جو اس نے مجھے گرین سگنل دیا تو میں سوچ چکا تھا کہ بس اپنی بیوی کے سارے گلے شکوے دھو دوں گا، وہ بھی بغیر انتظار کروائے اور کیے۔ آج میں اپنا وقت وصول کر کے رہوں گا۔ میری بیوی وقت پر ہی کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر میں نے فوراً کمرے کو لاک لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی بھرپور میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جیسے ہی میری جسارتیں بڑھنے لگی تو فوراً مجھے خود سے دور کر دیا۔ کہنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ ارے کوئی اناڑی بھی ایسے نہیں کرتا جیسے تم میرے ساتھ کر رہے ہو، مجھے نہیں کرنا ایسے، تو میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ تم بہت ٹھنڈے ہو، تم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس باتیں بناتے رہتے ہو۔ آج تو میں بھی کافی سنجیدہ ہو چکا تھا، نہ جانے مجھ میں کیا چاہتی تھی وہ۔ 4 ماہ سے یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، لیکن آخر میں کب تک برداشت کرتا؟ میرے جذباتوں کو آگ لگا کر وہ فوراً بدل جایا کرتی تھی اور پھر الزام بھی مجھ پر ہی لگاتی کہ میں ٹھنڈا ہوں، حالانکہ میں کافی رومانٹک قسم کا تھا۔ میں نے رخسار کو پکڑ کر واپس اپنے حصار میں لیا۔ کہنے لگا، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ خود کو مجھ سے چھڑوا رہی تھی، مگر میں آج اس کے سارے گلے دور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی حسین رات تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو رخسار میرے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ میں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا کہ جب اس کی آنکھ کھل گئی، ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ وہ فوراً میرے سینے سے سر ٹکا کر تکیے پر آ چکی تھی اور گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں میں حیا کی لالی ہوگی، شرمائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ نہ ہی اس نے کل رات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کی تھی، بلکہ الٹا اس کا تو منہ ہی سجا ہوا تھا، جیسے وہ مجھ سے ناراض اور خفا ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کافی نرمی برتی تھی۔ پھر اس ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ 3-4 ماہ سے تو میں اس نے رٹ لگا رکھی تھی کہ میں بہت ٹھنڈا ہوں، اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ اب جو کل رات اس نے میرا اصل روپ دیکھا تھا تو وہ مجھ سے اپنا آپ کیوں چرا رہی تھی؟ جب اس بارے میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ بس میں نے جیسے سوچا تھا تم ویسے ہی نکلے، تم میری تسلی کر ہی نہیں سکتے، تم بہت ٹھنڈے ہو، جبکہ میں جیسا چاہتی تھی کہ میرا شوہر ویسا ہو، تم ویسے ہی نہیں ہو۔ مجھے تو جھٹکا سا ہی لگا تھا۔ جتنی اس کی عمر تھی، اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ 16 سالہ لڑکی ایسی باتیں کر رہی تھی کہ جیسے کسی تجربہ کار کی طرح ہو۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا، مگر شاید یہاں اس کی پرورش ہوئی تھی، وہاں پر خاندان کی عورتیں بے باک ہو کر کنواری لڑکیوں کے سامنے ہی ایسی باتیں کر دیا کرتی تھی، تبھی اسے سب کچھ معلوم تھا۔
कुछ उसका ताल्लुक भी छोटे घराने से था, शायद वहाँ की ख़वातीन को ख़ास पर्दा रखती होंगी। खैर, जो भी मसला था, मैं अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि जैसा मुझ जैसा सेहतमंद 16 साल की लड़की को भी मर्द ठंडा लगता था। मगर क्यों? मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसके बाद कितनी मर्तबा मैं और मेरी बीवी एक दूसरे की कुर्बत में आए, मगर हर बार उसने मुझे यही कहा कि मैं ठंडा हूँ, उसकी ज़रूरत पूरी करनी नहीं आती मुझे। हालांकि मुझे अपना आप कमज़ोर लगने लगा था, मगर न जाने वो क्या बला थी, क्या खाती थी। 16 साल की उम्र में भी उसे बहुत तजुर्बा था। मैं अब अपनी बीवी के ताने सुन सुनकर काफ़ी परेशान भी रहने लगा था। आखिर क्या चाहती थी वो मुझसे? मैंने उससे पूछा भी तो कहने लगी, क्या फ़ायदा, आप जब मुझे खुद ही बताना पड़े कि आप मेरे लिए क्या करें। उसके नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे थे। बात चाहे कोई भी होती, बात के आखिर में उसका ये ताना होता कि आप बहुत ठंडे हैं। हाँ, मैं ठंडा था, मगर सिर्फ और सिर्फ गुस्से के मामले में। मुझे गुस्सा नहीं आता था। मैं बड़ी से बड़ी बात अपने ही अंदर उतार लेता था, उस पर सोच विचार करते रहता, मगर कभी किसी सामने वाले पर उसका गुस्सा नहीं निकाला था। इससे तो मुझे बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। दरअसल मेरे वालिद जब एक हादसे में अपनी एक टांग खोकर कारोबार करना छोड़ चुके थे, तब से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। अब्बा का कारोबार आगे बढ़ाया। मुझसे छोटे मेरे 4 भाई थे, बहन। अपने बहन भाइयों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। जैसे जैसे मेरे बहन भाई बड़े हुए, मैंने इनको अब्बा का कारोबार संभालने के लिए दे दिया और मैं खुद दफ्तर में काम कर रहा था। मेरे दोनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी। इस घर में मैं ही इनको अलग अलग पोर्शन बनाकर दे दिए थे, जहाँ हम अपनी अपनी बीवियों के साथ रहते थे। मैंने सबसे पहले अपने छोटे भाई और बहनों की शादी की थी और उसके बाद मैंने अपनी शादी की हामी भरी, और शादी भी ऐसी कि 16 साल की बीवी मिल गई। मैं तो खुद को महसूस करने लगा था। अम्मा से कहा भी कि आपको मेरी उम्र की लड़की ढूंढनी चाहिए थी, तो कहने लगी कि रुखसार गरीब घर की लड़की है, अच्छे शरीफ लोग थे, और जब लड़की के घर वाले खुद तुम्हें पसंद कर चुके हैं तो भला तुम्हें क्या एतराज़ हो सकता है। मुझे तो यही लगा कि हो सकता है 16 साल लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटे घर की शरीफ ज़ादियाँ ऐसा तो नहीं करती थी। शुरू शुरू में सब उसका बचपना समझता रहा था मैं, मगर बात अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरी वालदा कहने लगी कि मैं अपने बाकी बच्चों की औलाद देख चुकी हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि अपनी आखिरी सांस से पहले मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाकर जाऊँ। अब मैं इनको क्या बताता कि यहाँ पर मेरी बीवी खुद भी बच्ची बनी बैठी थी। न जाने वो क्या चाहती थी। हर तरह से उसे तस्कीन दे चुका था, मगर वो हर रात मेरे जज्बात को ठेस पहुंचा दिया करती थी। मैं उसकी ज़रूरियात को पूरा ही नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। मैं किसी भी तरह से उसको खुश देखना चाहता था। उसे खुश करने के चक्कर में मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, मगर उसे तसल्ली नहीं होती थी। बाकी घर वालों के साथ इस घर में उसका रवैया ठीक रहता, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 6 माह गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी बीवी को घर से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। मैं उसे होटल में लेकर गया, खाना खिलाया, उसे खूब सारी शॉपिंग करवाई। घर आए तो सर पकड़कर बोली, मैं थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। जबकि मेरा सोने का कोई मूड नहीं था। मैं कहने लगा कि आज तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। सारा दिन तो मेरी अम्मा के साथ वक्त गुजारती हो, सिर्फ चंद घंटे मेरे साथ गुजारने हैं तो तुम्हें नींद आ गई है। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर कहने लगी कि प्लीज़, जब आप जानते हैं कि मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के अहल ही नहीं है, तो फिर क्यों हर बार ऐसी जिद लेकर बैठ जाते हैं। इतना ही शौक है तो जाइए जाकर किसी बिकाऊ लड़की को पकड़ लें। मगर मैं आपके साथ मजीद मजाक नहीं बनना। कैसी मतलबी औरत थी वो। जो भी कुछ देर पहले जब उसे शॉपिंग करवाई तो उसके लिए नहीं, बल्कि उसके माँ बाप के लिए, उसके भाई तक के लिए मैंने शॉपिंग की, तब तो बड़ी खुश थी। मेरा बाजू पकड़कर वो हंस रही थी। उसे कुर्बत के लम्हात मांगे तो मुझे ये सुना रही थी। आज तो मुझे भी गुस्सा आ चुका था। एक मरतबा फिर मुझे गोया गलत ही साबित करने पर तुली हुई थी, क्योंकि उसके अल्फाज से यही लगता था कि वो जानबूझकर मुझे तैश देती है। लेकिन आज मैं भी सोच चुका था। सारी नरमियाँ एक जानिब को रखते हुए उसे बताऊंगा कि मर्दानगी क्या होती है। मुझ में भी रिवायतों मर्दों वाली अना आ चुकी थी। ये देखकर वो घबरा गई, मगर मैंने आज उसका कोई लिहाज नहीं किया था। वो रात को मुझे हमेशा याद रहने वाली थी, और मुझे उम्मीद थी कि इसके बाद वो मुझे मर्दानगी का ताना नहीं देगी। इस रात के बाद रुखसार ने दोबारा मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की थी। मुझे लगा था कि शायद जिंदगी में सुकून लौट आएगा। उसे शायद इसी तरह का रवैया अपने साथ करवाना था कि जो मैं उसके साथ कर चुका था। वो यूं ही सख्तियां पसंद करती थी। कुछ हफ्तों बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर ये खबर मिली कि रुखसार उम्मीद से है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई थी। मेरी माँ तो हमारी बलाएं उतारने लगी थी। इसके बकरे 10 सदके के तौर पर गरीबों में तकसीम किए गए, मगर रुखसार के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो तो अब और बहनों से भी बदतमीजी करने लगी। इस रोज जब मेरी बहनें खुशी से मिलने घर आईं तो मेरी बहनों के लिए कहने लगी कि तुम लोगों को अपने घर में सुकून नहीं है। बाकी भाई भी हैं, तुम लोगों के उनके घर जाया करो। जब देखो मेरे घर मुंह उठा के आ जाती हो। मैंने पहली मर्तबा रुखसार से सख्ती से बात की थी कि तुम मेरी बहनों के साथ ऐसा रवैया नहीं रख सकती।
आज तक मैंने कभी अपनी बहनों को माथे पर बल डालकर नहीं देखा। तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता। मगर घर में तो फसाद और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कहने लगी, आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अरे आज ही तो हमारी बच्ची की जिंदगी इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी। मेरी बहनें तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई थी। अपनी भाभी का रवैया देखकर कहने लगी, ठीक है भाई, हम लोग चले जाते हैं। तो रुखसार को रोक लूं, हम तुम्हारे घर दोबारा कभी नहीं आएंगे, तो अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मगर रुखसार कुछ भी सुने बगैर इस घर से जा चुकी थी। भला इतनी सी बात पर घन कौन छोड़ता है। शायद मैंने उसको ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा रखा था। इतने माह में कितनी मोहब्बत से मैंने उसका हाथ का छाला बना कर रखा था अपनी बीवी को। अरे इसकी जगह पर कोई और होता तो इतनी मोहब्बत पर मेरे पैर धो धो कर पीता। मगर रुखसार की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया था। पर वो तो जैसे मेरी सारी मोहब्बत रौंद कर जा चुकी थी। उसके बावजूद अपनी माँ के कहने पर रुखसार को मैं लेने के लिए उसके मैके भी गया। मगर उसके बाप ने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि हम तो तुम्हें बड़ा अच्छा समझते थे, मगर तुमने हमारी बच्ची की हालत बिगाड़ कर रख दी है। तुम इसे तलाक दे दो, मजीद उसे तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती। मेरी तो पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। छोटी सी बात पर भला घर कौन खराब करता है। मैं उनसे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मुझे एक मरतबा रुखसार से मिलने दीजिए, वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। अरे अभी तो हमारे घर में खुशी आने वाली है। मगर उसके माँ बाप अटल थे। जब उस बारे में अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ भी हैरान हुई। कहने लगी कि ये तो नामुमकिन है। भला वो लड़की तलाक कैसे मांग सकती है। जानते भी हो हक महर में उन्होंने कितनी रकम लिखवाई थी। अब मैं ये सब कैसे भूल सकता था। हक महर में 2 करोड़ की रकम लिखवाई थी, जो इस वक्त रुखसार के बाप ने रोते हुए लिखवाई थी कि आप लोग अमीर हैं, कल को मेरी बच्ची से कोई गलती होगी तो आप लोग उसे तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए हम ये हक महर लिखवाकर इसका मुस्तकबिल महफूज कर रहे हैं। खानदान में आज तक तलाक नहीं दी गई थी। भला मैं क्यों देता। हम तो बड़े खानदानी लोग थे, इसलिए लिखवा ली कि कौन सा कुछ ऐसा होने वाला था। एक सिक्योरिटी ही तो थी। वो लोग तो कोर्ट तक जाने को तैयार हो चुके थे। मुझे तो रुखसार अकेले में मिलकर बात करनी थी, मगर वो जिद पर आ चुकी थी। एक रोज अम्मी की दूर से जानने वाली हमसे मिलने के लिए आई। मेरे मसले का पता चला तो वो भी दांतों में उंगली दबा गई। कहने लगी, लड़की की तस्वीर तो दिखाओ। वो मेरी शादी में शिरकत नहीं कर सकी थी। जब रुखसार की तस्वीर दिखाई तो उस औरत का मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगी, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। इन ठगों से रिश्ता क्यों जोड़ लिया। अरे जानते भी हो ये सब कैसे हराम खोर है। वो खाला कहने लगी कि ये माँ बेटियां, यहाँ तक कि पूरा खानदान ऐसा है। अमीर घरों में रिश्ता करके फिर हक महर लिखवाते हैं। जब मतलब पूरा हुआ तो तलाक मांगकर पैसे बटोर लेते हैं हक महर के नाम पर। बाज तो हामला होकर भी ब्लैकमेल करती हैं, ससुरालियों को कंगाल करके रख देती हैं। मुझ पर तो आसमान टूट चुका था। कैसे फंस गए थे हम इस खेल में। रुखसार का तो ये कोई पहला निकाह ना था, ना ही इसकी जिंदगी में कोई पहला मर्द था मैं। उसकी माँ तो इससे और भी बड़ी 2 बेटियों से ऐसे धंधे करवाती थी, जहाँ जरा सा राज खुलता तो इलाका छोड़कर कहीं और चले जाते। मेरा तो बच्चा भी रुखसार के पास था, जिसे वो जाया करवा चुकी थी। मैंने रुखसार को तलाक तो दे दी थी, मगर हक महर की जगह हथकड़ियाँ दी थी। पुलिस इस गिरोह का कितने सालों से पीछा कर रही थी, जो अब मेरे तो फैल हाथ में आया था। डिप्रेशन की वजह से मुझे अपना इलाज करवाना पड़ा था। रुखसार नामी नासूर तो जैसे मेरी सांस रोकता। मगर वक्त के साथ साथ मैंने खुद को संभाल लिया। दोबारा शादी नहीं की। मेरे वालिदैन की भी वफात हो चुकी है। बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बचकर रहें। सिर्फ बेटियों की ही नहीं, बेटों के रिश्ते करने से पहले भी छानबीन लाजमी कर लिया करें। ये जांच पड़ताल जरूर कर लें कि एक लड़की का अपने उठने बैठने वालों में कैसा किरदार है। मैं अपनी गलती पर आज तक पछता रहा हूँ और फिल वक्त दूसरी शादी का सोचते हुए भी डरता हूँ। इस औरत के धोखे के बाद किसी दूसरी औरत पर अब एतबार करने को जी भी नहीं चाहता।